राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ये हमारे 90 पाठ का नाम है। तो चलिए अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छेड़ती हुई पुलिस। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया था। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी कि इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में ही थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, अभी इस नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सब लोगों का या सबके लिए, और सर्व सभी जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वह अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। अभी उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। तो वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग समभ्रू हो। समभ्रूता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है, और ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में सब कुछ आजादी होनी चाहिए, और पूरी पूरी आजादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा होता गया था, और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। और उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। अभी इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती भी है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अभी 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया, और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था।
पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। अब इस संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अभी हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में आपको लिखना है। अपने नोटबुक में इसका अच्छी तरह से जवाब लिखिए। आगे चलते हैं बच्चों।